This is Asif Munir, Director Training, Punjab Higher Education Commission, and we are going to start the fresh day, and this is the last day of your third week of this 4-week training program. And for this session, we invited a renowned and respected Honorable Syed Qasim Ali Shah Sahab, a renowned motivational speaker. He will be talking about leadership and motivation and inspirations. I would like to give a brief introduction of Syed Qasim Ali Shah Sahab to all of you before he starts the session. Ladies and gentlemen, Qasim Ali Shah is not a speaker but a doer. He followed his passions and proving himself as a successful entrepreneur, an inspiring academician, a best-selling author, a philanthropist, and an influential trainer. Drawing from this vast experience in these fields and his extensive study, Qasim Ali Shah delivers an inspirational experience unlike any other. He has a rare ability to quickly develop a strong rapport with his audience and win their trust, which enables him to fully ignite their passion. He has a unique methodology of combining conventional wisdom and latest research with real-life examples to offer simple and practical advice. This has won him huge respect from everyone, including hundreds of highest placed private sector executives and top bureaucrats of the country he has trained. Most recently, he has been declared the best trainer by Punjab Judicial Academy. In recognition of his services, Government of Uzbekistan has nominated him as Brand Ambassador of Tourism. With this, I would request जी थैंक यू जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रिस्पेक्टेड आसिफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दिल की अता गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ इस इदारे का, पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन का, बिलखसूस चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर फजल खालिद और इस सारी मैनेजमेंट का कि हर बैच में मेरा एक सेशन लाजमी रखवा देते हैं। आज की बात है, आज का टॉपिक जो है वो क्योंकि मोटिवेशन से रिलेटेड है, तो मैं चाहूँगा तीन मेरे इसमें मोटिव्स हैं, तीन तरह की चीज़ें हैं जिनके साथ मैं इस ऑनलाइन सेशन में मौजूद हूँ। यानी तीन कह लीजिए, मैंने चीज़ों को सामने रख के नियत की कि ये मैं तीन चीज़ें लाजमी डिस्कस करूँगा। उसमें सबसे पहली जो चीज़ है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड टीचिंग से है, मेरे ज़िंदगी के कोई 23 साल पढ़ाने में गुजरे हैं और इन 23 सालों में आगाज़ तो शायद एक ट्यूशन पढ़ाने से, एक छोटे से इदारे से होगा, लेकिन आज मेरा जितना एक्सपोजर पढ़ाने का है, कोचिंग का है, ट्रेनिंग का है, एक वर्सटाइल एक्सपोजर है, वो सारा जर्नी में आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्योंकि मैं टीचर से बातचीत कर रहा हूँ तो मेरी कुछ स्टोरीज के कुछ पार्ट्स तो पहले से कुछ वाकिफ होंगे, लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगा कि उसमें वो सारे सीक्रेट्स, वो सब टूल्स या वो सारे प्रिंसिपल्स जिनको मैंने इस्तेमाल किया और मुझे बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिले और एक कंटिन्यूस मेरी ग्रोथ लर्निंग उससे बढ़ती चली गई। दूसरा मेरा एक मोटिव ये होगा आज के सेशन में कि मैं आपको कुछ किताबें रिकमेंड कर सकूं। मेरा शौक है किताबों का, मैं नई किताबें पढ़ता रहता हूँ, नया लिटरेचर मंगवाता रहता हूँ। अभी कल ही परसों मैं लाहौर पहुंचा था रिसालपुर एकेडमी से, मेरे जीटीपी पायलट्स के साथ सेशन थे और उसके बाद जब मैं कल घर आया तो मेरे लिए सबसे बड़ी जो खुशी थी वो एक बॉक्स था जो अमेरिका से आया हुआ था और मेरा एक बड़ी मोहब्बत करने वाला वहाँ एक फ़ैन, असद नाम है उनका, असद साहब ने वो मुझे बॉक्स किताबों का भेजा था। मेरा एक बड़ा फेवरेट राइटर है लीडरशिप पे, उस राइटर का नाम जॉन सी मैक्सवेल है। मैंने उसकी कई किताबें पढ़ी हैं लेकिन सब नहीं है मेरे पास। यकीनन हमारे पास इस मुल्क में इतनी किताबें नहीं आती तो हमें बाहर से मंगवानी पड़ती हैं। तो वो बॉक्स खोल के उन किताबों की खुशबू को, उन किताबों को मैं महसूस करता रहा। तो जो मेरा मुतालिया, मेरा एक्सपोजर है, मैं वो भी उसके कुछ रेफरेंस भी दूंगा और चाहूँगा वो किताबें भी पढ़ें। तीसरा
तीसरा मेरे आज के सेशन का एक मकसद ये भी होगा, इसमें एक ये भी एजेंडा होगा कि आज ग्राउंड रियलिटी पे जो चैलेंज है, जो एक एक टीचर, एक असिस्टेंट प्रोफेसर, क्योंकि पीछे भी कुछ मेरे सेशंस हो चुके हैं, या पीएचईसी गाहे बगाहे मुझे बुलाती रहती हैं, और मेरा इदारा कासिम अली शाह फाउंडेशन, एक एमओयू भी है, एक कोलैबोरेशन है हमारी हायर एजुकेशन कमीशन के साथ। तो जो कुछ मैं समझ पाया हूँ, वो सारे चैलेंजेस, उनके कुछ सॉल्यूशंस भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। मैंने डिवाइड टाइम ऐसे किया है कि जो पहला मेरा 35 मिनट है, 35 मिनट मेरी टॉक है, और उसके बाद 10 से 15 मिनट के मेरे क्वेश्चन आंसर होंगे, और ये सेशन खत्म हो जाएगा। पहली बात मैं आप सबसे जो गुजारिश करना चाहूंगा, टीचिंग को मैंने एक पैशन के तौर पे परस्यू किया है। मेरे जिंदगी के 23 साल टीचिंग के, ट्रेनिंग के, और एक बुनियादी टीचिंग से ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी की तरफ आना, वो एक पैशन था। जब मैंने आगाज किया, जेंटलमैन, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये पूरा एक समुंदर है। मैं जिसको शायद दरिया समझा था, नदी समझा था, छोटी सी झील समझा था, लेकिन जब मैं इसके अंदर एंटर हुआ और जैसे जैसे मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया, तो मुझे पता लगा ये पूरी एक फील्ड है। यानी इसको अमेरिका में, मॉडर्न वर्ड्स में, इसको एक इंडस्ट्री कहा जाता है। यानी जिस तरह से एक आपके मुल्क में कई तरह की इंडस्ट्रीज चल रही होती हैं और मुल्क आगे चल रहा होता है, तो पॉजिटिव टर्म में इसको एक इंडस्ट्री कहा जाता है, ट्रेनिंग को, कोचिंग को, टीचिंग को। और ये एक बहुत बड़ा टूल है टीचिंग और ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्म करने का, लोगों के जहनों को बदलने का। और मॉडर्न टर्म में जो स्टीफन आर्कवे एक इस्तेलाह इस्तेमाल करता है, पैराडाइम शिफ्ट, पैराडाइम शिफ्ट करने का, लोगों के जहनों को बदलने का एक बहुत बड़ा जरिया टीचिंग है, ट्रेनिंग है, कोचिंग है। अच्छा, अब पैराडाइम शिफ्ट जिस किताब का रेफरेंस है वो भी बता देता हूं, आप में से कुछ लोगों ने शायद पढ़ी हो। उस किताब का नाम 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, दुनिया के मौसर तरीन लोगों की 7 आदत। ये किताब मैंने 2003 में पढ़ी थी, और उसके बाद मैंने इस किताब को 2-3 बार दोबारा भी पढ़ा, और कभी कभी मैं फिर भी रिवाइज कर लेता हूँ। स्टीफन आर्कवे को मैंने सुना भी बहुत सा, उसकी बाकी किताबें भी पढ़ी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप ये किताब जरूर पढ़िए अगर आप एक इफेक्टिव टीचर बनना चाहते हैं, क्योंकि 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल है। तो ये हर वो प्रोफेशनल, हर वो काम करने वाला, दुनिया की इवन 500 फॉर्च्यून कंपनीज, 500 फॉर्च्यून, फॉर योर वेरी काइंड इंफॉर्मेशन, एक जर्नल है 500 फॉर्च्यून, जिसमें दुनिया में लीड करने वाली बड़े बड़े जो ग्रुप्स और कंपनीज हैं, उनके बारे में चीजें पब्लिश की जाती हैं, उनकी स्ट्रेटजीज क्या हैं, वहां पर एचआर के प्रिंसिपल्स क्या हैं, वो कैसे डिलीवर कर रही हैं, उनकी कामयाबी के राज क्या हैं। तो 500 फॉर्च्यून कंपनीज के सीईओज, 90% सीईओज का कहना ये है कि स्टीफन आर्कवे की किताब हमारी मुर्शद है, स्टीफन कुवे हमारा उस्ताद है, और इस किताब ने हमारी परफॉर्मेंस को और हमें एक बड़ा कंट्रीब्यूट करने वाला शख्स बनाया है। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। अच्छा, जब मैंने किताब पढ़ी तो कुछ शायद 1-2 प्रिंसिपल्स लाशऊरी तौर पे हम सब फॉलो कर ही रहे होते, लेकिन जब कॉन्शियसली मैंने पढ़ के लर्न किया, और आज क्योंकि 17 साल फिर अगेन इस किताब को पढ़े गुजर चुके हैं और इसको पढ़ाते गुजर गए हैं, इसकी वर्कशॉप्स कंडक्ट करते गुजर गए हैं, तो आज मैं बड़े वसूख से कह सकता हूं कि मैंने कितने मौसर लोग, जिंदगी के मौसर तरीन लोग जो देखे, उनमें ये 7 आदत देखी, और मैंने कोशिश की कि ये 7 आदत मैं खुद में पैदा कर सकूं। इंटरेस्टिंग बताऊं आपको, ये 7 आदत को अगर मैं 7 पेपर्स कह लूं, और इन पेपर्स को जैसे जैसे मैंने इंप्रूव किया, सब्जेक्ट वाइज समझ लें, जैसे 7 पेपर हैं तो हर एक पे मैंने, मेरी जो ग्रिप थी वो 33% थी, तो पासिंग हो गया, और करते करते जब मैं 70-80% पे गया तो मेरी परफॉर्मेंस भी 70-80% क्रॉस करने लग पड़ी। आज के दिन अगर मैं अपने शबो रोज बताऊं, क्योंकि मैं इन 23 सालों में प्रॉपर जॉब नहीं कर सका, विजिटिंग रहा और ट्रेनिंग पूल में रहा। गवर्नमेंट के तकरीबन 12 इदारे ऐसे हैं जिनके ट्रेनिंग पूल्स में रहा, उसमें फोर्सेस भी शामिल है, उसमें सिविल सर्विसेज भी शामिल है, उसमें जुडिशियल एकेडमी भी शामिल है, उसमें हमारे हसास इदारे भी शामिल हैं, उसमें एटॉमिक एनर्जी, और कह लीजिए वो इदारे भी जिनको शायद मैं यहाँ कोट ना करूं। सब इदारों में मुझे पढ़ाने का, कोचिंग का, ट्रेनिंग का मौका मिला, और यंग ट्रेनर के तौर पे, मतलब आप अंदाजा लगाएं, इसमें से कुछ इदारे ऐसे थे जिसमें मैं क्लास पढ़ा के निकलता था और मैं पूछता था कि मेरे बाद का गेस्ट स्पीकर कौन है,
वो इस मुल्क के एक बड़े साइंटिस्ट का नाम लेते थे और मैं कहता था कल सुबह पहला गेस्ट स्पीकर कौन है, तो वो किसी कंट्री के कौंसल जनरल या उसके एम्बेसडर का नाम लेते थे, या वो कहते थे फलाना पॉलिटिशियन जो है जिसकी बड़ी गिरफ्त है पॉलिटिकल अफेयर्स पे और कंट्री अफेयर्स पे उसकी क्लास है। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता था कि कल की बात जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की ट्यूशन पढ़ा रहा था, कि मेरा साइंस बैकग्राउंड था और मेरा एडमिशन यूवीटी में हुआ था, तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की ट्यूशंस पढ़ा रहा था। लेकिन मुझे एक राज जो इस कंटेंट से, किताबों से और उस्तादों से समझ आया, वो था कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट का। ये एक ऐसा प्रिंसिपल है, खुद को इंप्रूव करते रहना, अपना एक्सपोजर बढ़ाना, लर्न करना, सीखना। मिसाल लीजिए, मैं परसों वापस आया हूं, 3 डेज के ट्रेवल पे था, कराची था, इस्लामाबाद था, इस्लामाबाद से मैं रिसालपुर गया और रिसालपुर से फिर मैं लाहौर आ गया। ये 3 दिन का मेरा जो एक्सपोजर था, मैंने इसको मेजर किया, मेरी लर्निंग क्या है, मैंने सीखा क्या। मैं इसमें फर्स्ट डे जब कराची था, मैं पाकिस्तान का एक बड़ा ब्रांड है टी ब्रांड, विदाउट कोटिंग द नेम, उसके हेड ऑफिस गया, मेरी वहां मीटिंग थी। वहां मैंने लर्न क्या किया, उस मीटिंग से मैंने क्या सीखा, उस कल्चर से मैंने क्या सीखा। मैं वहां से मैंने जो मेरा स्टे था वो नवाब लियाकत अली खान की जो फर्स्ट रेजिडेंसी थी, राइट नाउ वो मिलिट्री इंटेलिजेंस का हेड ऑफिस है, पूरा सिंध वहां से कमांड होता है। मेरा स्टे वहां पर था, रात वहां मैंने सोना था। मेरा वहां का एक्सपोजर क्या था, मैंने लर्न क्या किया, मेरी इंफॉर्मेशन, मेरा नॉलेज, मेरे कंट्री के बारे में जो ओपिनियंस हैं, नैरेटिव्स हैं, मेरे कितने क्लियर हुए। मैं वहां से उठा, मैं उसके बाद एक बिजनेसमैन की तरफ मेरा नाश्ता था और उसके बाद फ्लाइट थी। वो बिजनेसमैन एक बड़ा इंपोर्टर है, उसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के इशू से मैंने लर्न क्या किया। और वहां से मैं इस्लामाबाद गया, मेरे साथ एक गेस्ट स्पीकर था, क्योंकि 2 सेशंस थे अमेरिकन, सडनी ब्रिटन, ब्रेडली सडन, सॉरी, और ब्रेडली सडन के साथ मेरा जो एक्सपोजर था, बातचीत थी, वो क्या था, मैंने क्या लर्न किया। जब मैं इस्लामाबाद से रिसालपुर पहुंचा, वहां मैंने सेशन दिया। सेशन के बाद जो कमांडेंट थे, जर्नल था, वो मुझे गाड़ी में बिठा के रनवे दिखाने लग पड़ा और जहाजों के बारे में बताने लग पड़ा। मेरा एक्सपोजर क्या था। सर, दिस इज अ एटीट्यूड, लर्निंग इज एटीट्यूड। लर्निंग को किताब तक महदूद ना करें। एक बड़ा उस्ताद, अगर आप क्लासरूम के उस्ताद हैं और आप क्लासरूम के उस्ताद से जमाने का उस्ताद, अपने वक्त का उस्ताद बनना चाहते हैं, द फर्स्ट लेसन इज, पहला सबक नहीं भूलना आपने। पहला सबक ये है कि आप कॉन्टिन्यूस लर्निंग, लर्निंग एटीट्यूड, हर मौके से सीखना, लर्निंग को वेलकम करना, ये मानना कि अभी मुझे बड़ा कुछ नहीं पता, मुझे अपने सब्जेक्ट का बड़ा कुछ नहीं पता, मुझे अपने बारे में बड़ा कुछ नहीं पता, मुझे इस वक्त के बारे में बड़ा कुछ नहीं पता, जमाना क्या चाल चल रहा है अभी मुझे बड़ा कुछ नहीं पता, मुझे बहुत सा सीखना है, मुझे बहुत सा जानना है, मुझे बहुत सा पढ़ना है। जब तक ये रवैया नहीं आता, दिस इज द फर्स्ट लेसन। सर, मोटिवेट वो करेगा जो खुद मोटिवेटेड है। ये मेरे 23 साल का लेसन है, फर्स्ट सीक्रेट। मोटिवेट करने के लिए आपके पास मोटिवेशन होनी चाहिए, और अगर आपके मिजाज में, आपके नजरिए में, आपकी सोच में मोटिवेशन नहीं है, कोई किताब पढ़ के मोटिवेट नहीं कर सकता। आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है तो आप मोटिवेट कैसे करेंगे। सो द फर्स्ट रिकमेंडेशन, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल्स। मैं 7 की 7 आदत तो नहीं गिनवाता, लेकिन मैं 2 आदत गिनवा देता हूं। 2 आदत गिनवा देता हूं। मैं ये 2 आदत भी क्यों गिनवा रहा हूं कि 5 आप पढ़ें, बाद में सर्च करें, ढूंढें, पूरी किताब ना भी पढ़ सकें तो आज ऑडियो प्रेसी, पॉडकास्ट, उसको वीडियो एनिमेटेड निकालना या उसकी टेड टॉक्स निकाल के यूट्यूब पे सुनी जा सकती हैं। यूट्यूब का जमाना है आज। 2 आदत बड़ी अहम है। पहली आदत मैं आसान जुबान में इसलिए समझा रहा हूं कि ये भी एक सब्जेक्ट है, पर्सनल डेवलपमेंट और सेल्फ हेल्प एक सब्जेक्ट है जो पाकिस्तान में उस तरह से मौजूद नहीं है। चाहे जाए कि पिछले 20 साल से यूनिवर्सिटियों में हम कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन उससे कम्युनिकेशन स्किल्स बच्चों की इंप्रूव नहीं हो रही। चाहे जाए कि हम पिछले कुछ सालों से इदारों में बिहेवियर मैनेजमेंट पढ़ा रहे हैं, लेकिन उससे कोई बिहेवियर तो मैनेज नहीं हो रहा। ये बड़े दुख की बात। ये भी बता दूं, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल एफसी कॉलेज में, एफसी कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है, फॉर्मल क्रिश्चियन कॉलेज यूनिवर्सिटी, उसमें वो पढ़ाई भी जा रही है। बीएस के प्रोग्राम में कहीं ना कहीं उसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है।
कुछ पाकिस्तान के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां पर भी मैंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया, उन्होंने इसको अपने सिलेबस में शामिल कर दिया। 2 आदत में एक आदत, स्टीफन कोवे कहता है दुनिया के मौसर तरीन लोग क्या करते हैं, वो कदम उठाने से पहले अंजाम देखते हैं। कीप एंड इन योर माइंड, अंजाम को अपने जहन में रखते हुए, उसको तखय्युल में रखते हुए, अपने विजन को सामने रखते हुए कदम उठाते हैं। और दुनिया के गैर मौसर लोग काम करते हैं लेकिन एंड नहीं पता होता। सर अब आप देखिए, टीचर, प्रोफेसर, क्या उसकी आंख अंजाम तक देखती है? क्या कभी हमने आज के वक्त में, जब हम प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, जब हमारी एमफिल या पीएचडी हो चुकी है, जब हम पढ़ा रहे हैं, कब कल के विजन को सामने रखते हुए आज का दिन गुजारा है? कल का विजन क्या है? 2 विजन बड़े इंपॉर्टेंट है टीचर के लिए। रिटायरमेंट का डे, कि जब मैं इस प्रोफेशन से रिटायर होके, ऑफिशियल रिटायर होके जा रहा हूँ, चलें इससे बड़े दिन की बात करता हूं। इससे बड़े दिन की बात का सबक मैंने अपने उस्ताद वासिफ अली वासिफ साहब से सीखा। वासिफ साहब टीचर थे, इंग्लिश पढ़ाते थे। पुराना जमाना है, आज से 50 साल 60 साल पहले का। अनारकली, पुरानी अनारकली, नाबा रोड, 6 नाबा रोड, आपका एक कॉलेज था, प्राइवेट कॉलेज, उस जमाने में, पुरानी बात। और ये बात जो मैं इस वक्त कर रहा हूं, ये बात है तकरीबन 1978 की। आप एक दफा तशरीफ फरमा अपने ऑफिस में, बड़ा इंसान जो दरवेश इंसान है, एक सर तपा उस्ताद है, उसको कमाने की भी गर्ज नहीं होती, वो इससे आजाद होके किसी बड़े मिशन पे काम कर रहा होता है। दाल रोटी छोटा मसला होता है। मैस्लो हायरार्कीज कहते हैं, जब आप किसी बड़े बड़े उस लेवल पे चले जाते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के, तो ये सारी चीजें जो हैं दुनिया की छोटी हो जाती हैं। मैं इस वक्त 10th फ्लोर पे पीएचईसी के बैठा हूं, यहां से दुनिया का साइज मुझे छोटा दिख रहा है, गाड़ी का साइज, बिल्डिंग का साइज छोटा दिख रहा है। जब आपके अफकार, आपका नजरिया, आपकी काज, आपका मिशन बहुत बड़ा होता है, छोटे छोटे मसले बहुत नीचे चले जाते हैं। रोटी, नान, नुत्फा, खाना पीना, छोटे छोटे प्रॉब्लम, ये नहीं रहते। तो वासिफ साहब बैठे हुए थे, तो वासिफ साहब का अकाउंटेंट उस इदारे का आया, आके कहने लगा, वासिफ साहब फीसें इकट्ठी नहीं हो रही, ये बड़े प्रॉब्लम्स हैं, क्या किया जाए? आप किसी दुनिया में थे, अपने सर उठाया और उसकी तरफ अटेंशन मुतवज्जो होकर एक बात कही कि तुम समझ रहे हो मैं पैसे इकट्ठे कर रहा हूं, मैं जनाजा इकट्ठा कर रहा हूं। अब ये बात बज़ाहिर तो बड़ी कहने में आसान लग रही है। 1993 में वासिफ साहब का इंतकाल हो गया, और जहां पर आप दफन है, मियानी साहब, आप कभी लाहौर आए तो देखिएगा, रोड दफन है, बहालपुर रोड, वहां सामने वर्कशॉप्स है। 1993 में सामने वर्कशॉप्स वाले, क्योंकि मैंने कभी जाके इंटरव्यू लिए, वो कहते थे यार ये जब यहाँ कोई शख्स दफन हुआ, हमें नहीं पता था, हमें लगा कोई पीर है, जमाने का बहुत बड़ा वली है, वक्त का बहुत बड़ा को मुजद्दद है, वक्त का कुतब है, कौन है? क्योंकि रोज गाड़ियां रुकती थी और मनो फूल, इंसान के कद के बराबर वहां फूलों का ढेर पड़ा होता था। लोग मोहब्बत से, पढ़े लिखे, टाई कोट में मलबूस बेहतरीन लोग वहां आकर बातें पढ़े होते। सर उस्ताद की सबसे बड़ी कमाई उसका वो रवैया और याद है, जो उसके जाने के बाद उसका तज़किरा हो रहा होता है। असल तारुफ असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, पीएचडी केमिस्ट्री पीएचडी, रोबोटिक पीएचडी, मैथ पीएचडी, इस्लामियात नहीं है। असल तारुफ वो है जो मैयत पे खड़े होकर डिस्कशन शुरू होती है। बंदा चंगा से प्रोफेसर साहब ने सानू पढ़ाया है। हमारे एक उस्ताद थे, अल्लाह उन्हें गरीके रहमत करे, बस टीचर ऑफ मैथमेटिक्स। हम उनके पास मैथ पढ़ने जाते थे। मेरा जमानी था और गमे गुर्बत शदीद था। वालिद साहब की क्लरिकल जॉब थी, वसाइल बहुत ज्यादा नहीं थे। मैंने एक दिन सर को रिक्वेस्ट की, मैं सर रिक्वेस्ट यू प्लीज मेरी फीस में कोई रियायत कर दीजिए। मुझे कहने लगे कि अच्छा ठीक है, मैं फीस छोड़ देता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम फिर जो मुझसे पढ़े हो किसी को सिखा देना। सर डन। हम उस घर की बैठक में 5 लड़के पढ़ने आते थे। खुदा का करना, कुछ सालों के बाद हम अपनी अपनी जिंदगी में गुम हो गए। मैं यूईटी चला गया, अब स्टूडेंट लाइफ भी थी, गवर्नमेंट कॉलेज में मैथमेटिक्स पढ़ रहा था, ग्रेजुएशन मैथ, और कोई कहीं और कहीं कहीं, और एक दिन पता लगता है कि उस टीचर की डेथ हो गई है, रोड एक्सीडेंट, जवाद साहब का इंतकाल हो गया। हम पांचों के पांचों जहां भी थे पहुंचे, जनाजे पे पहुंचे, मैं रो रहा था।
साथ मेरे कंधे पे सर दूसरे दोस्त ने रखा था, वो भी रो रहा था और हम सब की आंखों में नमी थी। सबसे पहले मैं बोला और मैंने कहा यार ये इतना बड़ा इंसान था, इससे मुझे मना किया था बताना नहीं, लेकिन आज मैं बता रहा हूँ। इसने मुझसे फीस नहीं ली, मुझे मैथ पढ़ा दी। मेरे साथ वाले ने मेरी तरफ देखा और कहा अच्छा तुम्हें भी? मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा कि सर ने मुझे भी बगैर फीस के मैथ पढ़ा दिया। तीसरे ने, चौथे ने, पांचों, हम पांचों एक दूसरे की तरफ हैरत से रोते हुए एक दूसरे की तरफ देख के बात कर रहे थे। ये कितना बड़ा इंसान था जिसको ये गर्ज नहीं थी कि फीस लेनी है। आज जरा सोचिए, उसका तज़किरा मैं मोहब्बत से कर रहा हूं। ये जो तज़किरा मोहब्बत से है, जो किसी की याद मोहब्बत से है, ये किसी के लिए दिल से फातिहा पढ़ना है। ये फातिहा पढ़ना कितनी बड़ी कमाई है। कीप एंड इन योर माइंड। सर अंजाम को सामने रख के, और मैं आपको आज अगेन एक बड़ा लेसन दे रहा हूं, आपके स्टूडेंट को आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स भूल जाना है। अगर यकीन ना आए तो मैट्रिक में, इंटर में कितने सब्जेक्ट आपने पढ़े थे भूल गए। आपका रवैया नहीं भूलता, आपका एटीट्यूड नहीं भूलता। आपके स्टूडेंट को याद रहता है कि आपका रवैया क्या था, आप कैसे थे, आप आपका जो तवक्कल था वो क्या था, आपका तकवा क्या था, आपकी ईमानदारी क्या थी, आपका कैरेक्टर क्या था। सर ये कभी नहीं भूलता। और एक बात बताऊं, उस्ताद मरता नहीं है। उस्ताद के नजरियात, उस्ताद का अंदाज, उस्ताद की सोच जिंदा रहती है। सर अगर ये सोच जिंदा ना रहनी होती तो सुकरात जिसको जहर का प्याला पिलाया गया था वो मर जाता, नहीं मरा। सुकरात नहीं मरा क्योंकि जहर जो है, वो जहर सोच को नहीं मार सकता, बंदे को मार सकता है। वो जहर फलसफे को नहीं मार सकता। आज भी फिलॉसफी पढ़ाने के लिए हमें सोक्रेटिस की जरूरत है। क्यों है? क्योंकि सुकरात मरा नहीं। वो कैसा जहर था जो उसको मार नहीं सका। साथ जिंदा रहता है, तज़किरों में जिंदा, हवालों में जिंदा रहता है, डिस्कशन में जिंदा रहता है, रेफरेंसेस होते हैं। क्या ऐसा उस्ताद बनने का आपने फैसला किया? मैं आपको मोटिवेशन का जो पहला सबक, के मोटिवेशन आपके पास नहीं है, आप नहीं दे सकते, इसकी फर्स्ट स्ट्रेटेजी बताई थी। मेरी गुजारिश ये है कि जिसका जिसका एंड को विजन नहीं है, मोटिवेटेड नहीं हो सकता। जिसके पास आखिरकार कोई सोच नहीं है, जिसके कोई ख्वाब नहीं है, कोई तस्वीर उसके सामने नहीं है, जो आंख से नहीं, अंदर की आंख से देखी जा सकती, मोटिवेट नहीं कर सकता। बड़ा उस्ताद वो है जिसका कोई विजन होता है। तो मेरा वो सारा सफर, ट्यूशन पढ़ाने का सफर था, उसमें खास बात क्या थी? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, वही जो आप पढ़ा रहे हैं इंटरमीडिएट को, मैं पढ़ाया करता था। एक बात गैर मामूली थी, यानी वो कह लीजिए कि एक समझाने के लिए बात, ये मुझे एक वाकया याद है कि हमारा बड़ा अच्छा साइबर का बड़ा अच्छा वकील है, साइबर क्राइम्स का, साइबर लॉज बड़े अच्छी तरह जानता है, और बाज़ औक़ात इदारे उसे कंसल्ट करते हैं, FIA कंसल्ट करते। इज ए यंग मैन, इतना कॉम्पिटेंट है, उसके पास सर खुजाने का टाइम नहीं होता। इज ए यंग मैन, और काबिलियत की वजह से उसके पास क्यू में होते हैं चैनल्स और कंसल्टेंसी और काम। तो एक दिन मुझे कहने लगा कि सर मैं साइबर का वकील नहीं था। ट्रेजेडी ये हुई कि फैमिली में कुछ साइबर का इशू आया कुछ साल पहले, और वकील नहीं था तो मुझे उसमें खुद प्रैक्टिस वहां से मैंने शुरू की। और वो जो हादसा था वो मेरी डेस्टिनी बना, और मेरा रिस्क बन गया। वहां से एक बहाना बन गया कि मैं वहां से, अल्लाह ताला ने मेरा रिस्क जोड़ा। यानी वो ट्रेजेडी ना होती, हमारा अपना जाती केस ना होता, तो मैं साइबर के लॉज को पढ़ता ना और एक्सपर्ट ना बनता। मेरी कहानी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ही थी। लेकिन क्या था कि पेरेंट्स आके, वो जो बच्चे पढ़ते थे, वो कहते थे शाह साहब इसको को मत भी सिखाएं, इसको को इंसान का पुत्र बनाएं। अच्छा, अब ये जो बात थी, मुझे क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स मेरी एक स्पेल बाउंडिंग किस्म की अल्लाह ताला ने मुझे गिफ्ट की थी। स्टूडेंट लाइफ मेरी इंट्रोवर्ट गुजरी है, और पढ़ाने के ज़माने में कोई यकीन नहीं कर सकता कि ये इंट्रोवर्ट है। ये मैंने पॉलिश की, कम्युनिकेशन स्किल्स को पॉलिश किया। कभी मेरा सेशन, अल्लाह ने चाहा दोबारा अगर ऐसा हुआ जिसमें मैं कम्युनिकेशन प्रेजेंटेशन स्किल्स पे बात कर सका, तो मैं अपना सारा जर्नी भी डिस्कस करूंगा, इस पे मैंने काम कैसे किया। तो वापस आऊंगा। अब उसमें जो क्लास होती थी, 1 घंटे की क्लास मिसाल ले लीजिए, उसमें मेरी क्योंकि स्किल अच्छी थी पढ़ाने की। एक बात याद रखिएगा, अगर आपको पढ़ाना आता है तो फिर आप याद करवा देते हैं, आप एक बार पढ़ा के रिवाइज भी करवा देते हैं। आप कम्युनिकेशन स्किल बोर्ड पे ड्रॉ करना, जो अच्छा टीचर है उसका बोर्ड बता देता है।
उसको अगर आप सिर्फ उसका बोर्ड पे ड्रॉ करना देखें तो पता लग जाता है कितना प्रोफेशनल है। ये भी मैंने लर्न किया कि बोर्ड पे ड्रॉ कैसे करना है। यानी ऐसे हाथ रख के एक सर्कल बनाना है, वो बिल्कुल एक्यूरेट सर्कल होगा जैसे प्रकार से बना है। कैसे बनाना है, कहां से लिखना शुरू करना है, कहां क्लोज करना है, ये आर्ट है पूरा। कैसे खड़ा होना है कि छुपे ना, पूरी क्लास अटेंटिव रहे, पूरी क्लास को अटेंटिव कैसे रखना है, अलाइव जिंदा क्लास कैसे रखनी है, क्लासरूम को एक क्रिस्प कैसे रखना है, ताजा कैसे रखना है, आर्ट था। मेरे पास वक्त बच जाता था आखिर के 10 मिनट, और उन 10 मिनट्स में, आखिरी 10 मिनट्स में मैं कोई ना कोई एथिक्स की, मॉरल्स की बात करता था। मुझे नहीं पता था ये मेरी पहचान बन जानी है। और वो आखिरी 10 मिनट जिसमें मैं एथिक्स की बात करता था, पेरेंट्स के एहतराम की बात करता था, गोल सेटिंग की बात करता था, मोटिवेशन की बात, लीडरशिप की बात करता था, बुल्ले शाह की बात करता था, जिसमें इशफाक साहब का तस्करा करता था कि मेरी उनके साथ यादें क्या हैं, जिसमें कहीं ना कहीं मैं नई किताब पढ़ता था, अपने स्टूडेंट्स को बताता था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उस्ताद खुद किताब नहीं पढ़ेगा तो शागिर्द को कैसे बताएगा। आज का चैलेंज ही है। आप मेरे कबीले के लोग हैं, इसको क्रिटिसिज्म ना समझिएगा, मेरा दर्द समझिएगा। हम किताब नहीं पढ़ते, हम मॉडर्न किताब से वाकिफ नहीं है, हम मॉडर्न टेक्निक से, मॉडर्न कम्युनिकेशन से वाकिफ नहीं है। सो नतीजा क्या होता है, बच्चा इंस्पायर नहीं होता। इंस्पिरेशन के लिए उसको लगे कि मेरा उस्ताद बहुत आगे है, भाई उसको लगे कि मेरे उस्ताद के पास समुंदर इल्म है और मैं कुछ भी नहीं हूं उसके सामने। अगर ये उसको महसूस नहीं होता आपकी नॉन वर्बल वर्बल लैंग्वेज से, आपके स्टाइल से, आपकी पर्सनैलिटी से, आपकी इतनी पावरफुल पर्सनैलिटी हो, अगर ये महसूस नहीं होता तो याद रखिएगा कि आप इंस्पायर नहीं कर सकते। सो वो 10 मिनट मेरी जिंदगी का, वो कह लीजिए मेरी पहचान बन गई। वो 10 मिनट 10-12 सालों के बाद रिकॉर्ड होने शुरू हुए। 2010 से मेरी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई, उसका भी एक पूरी कहानी है, इंटरनेट पे पड़ी हुई है, और वो रिकॉर्डिंग्स अपलोड होना शुरू हुई। आप हैरान होंगे, 5 साल तक ये लेक्चर्स अपलोड होते रहे, किसी ने नहीं सुने। उनका कोई, ये वायरल नहीं थे, कम से कम किसी ने नहीं सुने से मुराद वायरल नहीं थे। और 2015 में, 16 में ये बॉर्डर लेस वायरल हो गए। ये आप अंदाजा लगाएं कि बीइंग अ स्पीकर, बीइंग अ ट्रेनर, हमारे कबीले में देखा जाता है कि जितना कामयाब है उसको उतनी गेस्ट कॉल होती है। कितने इदारों से कॉल आती है। आसिफ साहब मेरा प्रोफाइल पूरा शेयर करेंगे तो उसमें एक वर्सटाइल सा सारा लिखा होगा, एक्सपोजर, इदारों के कितने लोगोज होंगे, कॉर्पोरेट सेक्टर के हंड्रेड्स में ब्रांड्स होंगे जिनके साथ मैंने काम किया। तो हमारा प्रोफाइल मापा जाता है, तोला जाता है कि यार देखो इसको कहां कहां से कॉल आती है। जस्ट इमेजिन कि 2016 में वायरल होने के बाद सिर्फ 1 साल में मैं 8 मुल्कों में एज गेस्ट स्पीकर गया। अगर आपके पास कंटेंट है, अगर आपके पास कोई फलसफा है, आपके पास कोई बताने के लिए, अगर आपके पास कहानी है, तो सुनने वाले बेशुमार हैं। और मैं 8 मुल्कों में गया। इस प्रोफेशन की वजह से, ट्रेनिंग एंड टीचिंग की वजह से मैंने दुनिया देखी। पासपोर्ट भरे हुए, वीजा प्रॉब्लम नहीं रही, ले ली। मैं आपको बताऊं कि कई ऐसे बड़े मुल्क हैं जिसमें जस्ट मेरा गूगल प्रोफाइल लगा है कि जस्ट गूगल कासिम अली शाह, जस्ट गूगल या फेसबुक चेक कर लें, यूट्यूब का सब्सक्राइब चेक कर लें, आपका प्रोफाइल डिजिटल होगा, एक शनाख्त डिजिटल होगी। पाकिस्तान के हर बड़े इदारे से कॉल आने लग पड़ी गेस्ट स्पीकर्स की। वी नीड अ ट्रेनर, वी नीड अ मोटिवेशनल स्पीकर, वी नीड होप, वी नीड वर्क लाइफ बैलेंस पे बात करें। डिमांड बढ़ गई। बड़े बड़े क्लब्स में, ग्रुप्स में, इलीट सोसाइटी की लीड करने वाली क्लास, ओपिनियन मेकर्स। ये याद रखिए, इफ यू आर ओपिनियन, 3 लोग बड़े अहम होते हैं जी मुल्क के। ये भी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं। ये एंकर्स हो सकते हैं, कॉलमिस्ट हो सकते हैं, थिंक टैंक्स हो सकते, 3 तरह के लोग तो बड़े इंपॉर्टेंट। नंबर 1, लीडर्स। लीडर सिर्फ पॉलिटिकल नहीं होते, इदारों के भी लीडर्स होते हैं, फैमिली के लीडर्स होते हैं। मेरा कभी लीडरशिप पे सेशन होता है प्रिंसिपल्स के साथ, या पहले से वीडियोस पड़ी होंगी पीएचईसी के यूट्यूब चैनल पे, तो उसका लिंक आसिफ साहब आपको दे देंगे लीडरशिप पे। नंबर 2, ओपिनियन मेकर्स। नंबर 3, पॉलिसी मेकर्स। सो कट शॉर्ट में आपको बता रहा हूं, इफ यू आर इन्फ्लुएंसर, आप सोसाइटी को बदलने वाले हैं, तो तीनों में से एक किस्म अपनी ढूंढें और पॉलिश करें। या लीडर बने, ओपिनियन मेकर बने, या पॉलिसी मेकर। मैंने डिफाइन कर लिया, आई एम ओपिनियन मेकर। मैं राय अमा बनाने वाला इंसान हूं। मेरी राय कुछ अरसे के बाद डिस्कस होने लग पड़ती है। मेरी राय पे लोग एतबार करते हैं। मेरी राय, मैं नहीं कहता कि मैं एक्यूरेट ही कह रहा हूं, मेरे ओपिनियंस हैं, इस पे एतराज हो सकता है, क्रिटिसिज्म हो सकता है, लेकिन ये राय है। और ये देख लीजिए, राय वायरल है, स्प्रेड है, बॉर्डरलेस वायरल है। इसका पूरा एक, कह लीजिए, कैटेगरीज है। टॉप वायरल पाकिस्तान में है,
इंडिया में सेकंड पे है, यूएस में थर्ड नंबर पे है। ये जहां जहां उर्दू बोली समझी जाती है, मेरे ओपिनियन वीडियोस वायरल हो जाती हैं। सो द थर्ड टूल इज, मैंने देखा कि जब भी आप कुछ खुद तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, अप टू डेट रहते हैं, तो आपके स्टूडेंट्स भी मोटिवेटेड रहते हैं। नाउ द थर्ड पार्ट, तीसरा प्रिंसिपल, थर्ड प्रिंसिपल इज योर पर्सनैलिटी। आज का बड़ा चैलेंज ये है कि टीचर प्रिपेयर नहीं है, उसका अटायर नहीं बताता वो प्रोफेसर है। सर आप क्लासिकल्स, आप जितने तस्वीरें निकाल के देखिए जाके गवर्नमेंट कॉलेज या किसी क्लासिकल इदारे में प्रोफेसर्स की, प्रिंसिपल्स की, उनका अटायर, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी लुक, उनका अप टू डेट रहना बताता है कि वो क्या है, वो टीचर है। वो बताता है कि वो कितने जबरदस्त उस्ताद हैं, वो बताता है कि कितना ज्यादा। आई विल रिकमेंड मूवी, मैं आपको एक, मेरे वो फौरन सामने नहीं आ रही होगी सर्च में, आसिफ साहब को मैं लिंक दे दूंगा, इट्स अ शॉर्ट मूवी। और ये टेक्नोलॉजी की जो तब्दीली आई है उसके हवाले से है, और क्योंकि हम अप टू डेट नहीं, हमें अंदाजा नहीं है इस टेक्नोलॉजी ने कितना बड़ा इनकलाब बपा कर दिया। शॉर्ट मूवी है इंडिया की, मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ, लिंक उसका मैं आसिफ साहब को दे दूंगा। तो आप कितने अप टू डेटेड हैं, कितने प्रिपेयर हैं। ये लिबास जो मैं पहन के आपके सामने इस वक्त बातचीत कर रहा हूँ, ये वेल ऑर्गेनाइज्ड है। मुझे पता है कि मैंने पढ़ानी है क्लास, तो मुझे किस लिबास में आना है, मेरी अपीयरेंस क्या होनी चाहिए, मेरी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, मेरा कंटेंट क्या होना चाहिए। मैं आते ही पहले अपनी पिछले सेशन की फीडबैक चेक करता हूं कि मुझे कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, मेरा कंटेंट कैसा है, मेरी डिलीवरी कैसी है, मेरी एंगेजमेंट पार्टिसिपेंट्स की कैसी है। ये सब चीजें चेक करके मैं इंप्रूव करके कंटेंट को प्रिपेयर करके फिर बात करता हूं। तो गुजारिश ये है कि आपका लेसन प्रिपेयर ना हो, आपको जहन बनाने का, कौम बनाने का मौका मिले। सर पूरे मुल्क को आपने चेंज नहीं करना, क्लासरूम को चेंज कर सकते हैं। और मेरा मानना यह है, सोसाइटी में इनकलाब क्लासरूम में आता है, तब्दीलियां क्लासरूम से आती हैं, सोच क्लासरूम से मिलती है। और अगर आप क्लासरूम में सोच नहीं दे सकते, सर आपको मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बना दिए तब भी कुछ नहीं होगा। पहला इनकलाब क्लासरूम में, टीचर वो चेंज एजेंट है। सो ये तीन बेसिक प्रिंसिपल्स मैंने बताया आपको। चौथा प्रिंसिपल आपको बताने लगा, सर ख्वाब दें। अगर कोई इंसान उसकी बातचीत को ख्वाब, मैंने क्या किया सारी 30 मिनट्स की बातचीत में, ख्वाब दिया, कीप एंड इन योर माइंड। स्टीफन कुए कहता है, दूसरा प्रिंसिपल भी साथ जोड़ूंगा, स्टीफन कुए कहता है कि जो अफेक्टिव लोग होते हैं वो सिनर्जी बनाते हैं, लोगों को जोड़ते हैं। ख्वाब अगर आपके पास है, लोग खुद जुड़ जाएंगे। लोग विजन से जुड़ते हैं, शख्सियत से नहीं जुड़ते। उस शख्सियत का विजन क्या है, उसकी सोच क्या है, जना प्रिस्मेटिक पर्सनालिटी क्या खास है, विजन। उस पूरी शख्सियत में सबसे ताकतवर चीज है ख्वाब था। आप किताब पढ़ लीजिए खालिद मतीन साहब की, इस्लाम का सफीर, क्या कमाल किताब है। आप किताब पढ़ लीजिए ज़िया शाहिद की कायद आज़म। आप जना को किसी एंगल से देखिए, मूवी जो बनी है वो देख लीजिए, एक आपको शख्सियत मिलेगी। उस शख्सियत में झूल नहीं मिलेगा, सुखम नहीं मिलेगा, कमजोरी और कमी नहीं मिलेगी, एक वाव पर्सनैलिटी जिसे कहते हैं। सो आप सबसे मेरी गुजारिश है, वर्क ऑन योरसेल्फ, मस्ट रीड द पावर लुक, मस्ट रीड अ गुड ड्रेसिंग। किताब के तौर पे पढ़ें इसको। मैंने तो इसको क्लासरूम्स में सीखा है, पढ़ा है, पढ़ाया है। पावर लुक क्या होती है, टीचर की पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, अटायर कैसा होना चाहिए। ये सब चीजें जो मैं आपसे गोशगुजार कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि ये एक बड़ा तकद्दुस वाला प्रोफेशन है। और मैं आज के 2-3 चैलेंजेस की बात कर लूं। सर टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसको अगर आप तनख्वाह से मैयर करेंगे तो गलत करेंगे, एक टूल गलत है। ये जाए कि आज के जमाने में अगर पुराने वक्त से देखा जाए, बेशुमार इनकलाब आए हैं, बेशुमार बेहतरियां आई हैं, पहले से बड़ी चीजें इंप्रूव हुई हैं, बड़े चैलेंज भी हैं। मैं नहीं कहता परफेक्ट हो गया ये प्रोफेशन, बड़े चैलेंज हैं। हमें कुछ आज के जमाने के मुताबिक अगर देखना है तो 3 बड़े चैलेंज हैं जिस पे हमें काम करना चाहिए। एक, हमें टेक्नोलॉजी को समझ के टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल आना चाहिए। मैं आपको अपॉर्चुनिटीज बता रहा हूं जो फ्यूचर में हैं और अभी भी हैं। अपने सब्जेक्ट का यूट्यूब चैनल बनाएं प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। पूरे मुल्क में फिजिक्स का अच्छा चैनल नहीं है, केमिस्ट्री का अच्छा चैनल, मैथ का अच्छा चैनल नहीं है, उर्दू अगर सीखनी हो मिसाल लीजिए, अच्छा चैनल नहीं है। और आज एक मोबाइल फोन से अच्छी रिकॉर्डिंग हो जाती है, एक माइक खरीद लें 1200 रुपए का आ जाता है। मैं कहीं ऐसे नाम ले लेता हूं, आप जरा जाके सर्च करें, वन मैन आर्मी है,
यूट्यूब पे फॉलोइंग है उसकी। प्रोफेसर्स की बात कर रहा हूँ जिन्होंने शुरू की है। सर्च डॉक्टर शहजाद बसरा, इज अ प्रोफेसर ऑफ, मेरा ख्याल है वो एग्रो साइंस का कोई एनाटॉमी का प्रोफेसर हैं। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से, उनका यूट्यूब चैनल जरा सर्च कीजिए। एक बंदा एक मोबाइल फोन से कितना कमाल का काम कर रहा है, उसकी अफकार, उसकी सोच हेल्दी लाइफ पे कितना अच्छा काम कर रहा है। आप अपने सब्जेक्ट का चैनल क्यों ना बनाएं? अच्छा, फिर ये सोच के अगर मैं अपलोड कर दूंगा तो मेरे पास शाम को ट्यूशन कोई नहीं आएगा। एक प्रोफेसर ने मुझे कह दिया, बड़े दुख के साथ ये बात कह रहा हूँ। मैंने कहा जिसका ये ईमान ही नहीं है कि रब राज़िक है, जिसका तकवा ही नहीं है, वो उस्ताद ही नहीं है। मेरा सारा कंटेंट यूट्यूब पे पड़ा हुआ है सर, और ये वेरी का इन्फॉर्मेशन, ये बातें जो मैं कर रहा हूँ शायद पहले भी पढ़ी हूँ। उसके बावजूद आई हैव कॉल, मुझे डेली की 4 जगह से कॉल है कि काइंडली रिक्वेस्ट कबूल कर लें, गेस्ट स्पीकर आ जाए। मुझे डेली की कॉल है सर। सर ये रब का निजाम है, रब पालने वाला है। मैं महीने के, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बात कह रहा हूँ, 29 दिन फ्री काम करता हूँ। लेकिन अगली बात कह दूं, मुझे एक दिन जो काम मिलता है वो इतना होता है, वो महीने के पैसे होते हैं। सर ये रब का निजाम है, रब पालने वाला है, ये तवक्कल होना चाहिए। तो सर अपने सब्जेक्ट का यूट्यूब चैनल दें। क्लासरूम फायदा क्यों उठाए, एक टाउन फायदा क्यों उठाए, शहर फायदा, दुनिया क्यों ना उठाए। अगर इंडिया का सर्च कीजिएगा, खान एकेडमी कितना बड़ा काम कर रही है। अगर इंडिया का एक यूट्यूब चैनल उसकी फिजिक्स केमिस्ट्री छोटे छोटे सब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन सारी दुनिया उससे फायदा उठा रही है, तो आपके यूट्यूब चैनल्स क्यों नहीं है? फर्स्ट चैलेंज, आज का ये टीचर अप टू डेट नहीं है, टेक्नोलॉजी के साथ उसका लिंक उतना अच्छा नहीं है। दूसरा चैलेंज मैंने जो बोला था मिस कर गया, ये मीटर गलत है मैयर करने का। सर ये पैशन है, ये सर्विस है, इसमें सबसे बड़ी कमाई खिदमत है, सेवा है। यानी मैं अक्सर ये कहता हूँ, मेरे घर वाले कहते हैं कि तुम बीमार हो, क्लास पढ़ाओ, ठीक हो जाते हो। सर ये ऐसा काम है जो चार्ज कर देता है, मोटिवेट कर देता है, जिंदा कर देता है, मुर्दे में जान डाल देता है। तो जिस दिन मैं, जैसे वो बॉक्सिंग वाले को रिंग ना मिले, उसका डे नहीं होता, मुझे क्लासरूम ना मिले, मुझे मजा नहीं आता। तो कहाँ बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, और कहाँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इस मुल्क के, यू नेम इट सर, मैं अपने मुंह से क्या बताऊं, सर्च कीजिए बेशुमार हाई प्रोफाइल, कहाँ कहाँ जहां पर ग्रे हेयर्स को पढ़ाने का मौका मिला है, जो क्या क्या डिलीवर कर रहे हैं इस मुल्क में, किस किस लेवल की सीट्स पे बैठे हुए, अल्लाह का करम है। तो सर जर्नी शुरू छोटा सा ही हो, आगाज छोटा हो, अंजाम बड़ा सोचना चाहिए। यानी मैयर हमेशा सर्विस से, कंट्रीब्यूशन से, डिलीवर करने से करें, इसको पैसों से मैयर ना करें प्लीज। वो अल्लाह, रब का निजाम है, रब दे देता है। थर्ड सर सबसे बड़ा चैलेंज ये है सर कि हमारा जो टीचर है, हमारा जो प्रोफेसर है, उसका बड़ा चैलेंज ये है कि वो अप टू डेट नहीं है सब्जेक्ट के हवाले से। आज भी कंप्यूटर की किताबों में फ्लॉपी डिस्क पढ़ाई जा रही है सर, क्लाउड का जमाना आ गया है। मैं 87 88 की मुझे कहीं से किताबें रद्दी में से मिल गई, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की, बड़ी माफी के साथ कहूँ आज भी वही चीजें हम पढ़ा रहे हैं, अप टू डेट ही नहीं है। हमें निसाब बदलने की जरूरत है, हमें सोच बदलने की जरूरत है, हमें इस सोसाइटी को अपलिफ्ट करने की जरूरत है। 12 करोड़ की यूथ है सर, आपके मेरे हवाले है वो, हम पढ़ाने वाले लोग हैं। अगर हम नहीं बदलते, हमारा नजरिया, हमारी सोच नहीं बदलती, तो कोई इनकलाब नहीं आ सकता। सो बेस्ट विशेस के साथ कि मेरा सेशन आपको, वो जो अमेरिका में सेल्फ हेल्प की किताबों के सेक्शन पे लिखा होता है, वहाँ हमारे यहाँ तो रीडिंग्स जो लाहौर में, वहाँ पर तो सेल्फ हेल्प ही लिखा है, लेकिन अमेरिका में इसका नाम होता है न्यू थॉट्स। तो इस सारे सेशन से आपको न्यू थॉट्स मिली होंगी, नई सोच मिली होगी, नया नजरिया मिला होगा। तो मेरी रिकमेंडेशंस जो थी कुछ किताबों की, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। मस्ट रीड द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल्स, स्टीफन आर कूवे। द सेकंड बुक इज द स्टार्ट विद व्हाई, written by Simon Sinek, Start with Why. And the third book is, मैं कहता हूँ थर्ड बुक नंबर 1 किताब है, जो मैं तरतीब में मेरे से गलती होगी। The book name is मामलाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. It's one of the best book. सीरत पे इससे अच्छी किताब मैंने नहीं पढ़ी। Written by कयूम निजामी साहब। कयूम निजामी साहब बड़े क्लासिकल पुराने सियासतदान भी हैं और बड़े अच्छे एजुकेशनिस्ट भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं। The fourth book is the fourth one of the best book is this. It's a modern book. The book name is Leader Eat Last. Leader Eat Last. Again, it's written by Simon Sinek. Simon Sinek. And the last book is, the last book name is The 5 Levels of Leadership. 5 Levels of Leadership by John C. Maxwell, जो मेरा favorite writer है, John C. Maxwell.
जेंटलमैन, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने सारी मेरी बातचीत सुनी। हमारे पास कुछ 10 मिनट है, कुछ सवाल आपका है तो मैं हाजिर हूँ। मैं इकट्ठे 3 सवाल लूंगा और फिर जवाब दे दूंगा। जी आसिफ साहब, क्वेश्चंस लिए जी जा। थैंक यू वेरी मच सर। पार्टिसिपेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने हैंड रेज करें। अमजद अली साहब का हैंड रेज है और मैं उनका माइक जो है वो अनम्यूट करूंगा, तो आप काइंडली अपना क्वेश्चन कीजिएगा। जब 3 पूरे हो जाएंगे उसके बाद फिर हम अगले क्वेश्चन। जी अमजद अली साहब प्लीज। सर स्पीकिंग। सर आपका लेक्चर बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई आज आपसे बात करके। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब इंसान चाइल्डहुड से यूथ की तरफ जा रहा होता है तो ऐसे लगता है कि उसकी जिबिल्लत में जो है मोटिवेशन शामिल है और उसे किसी मोटिवेशन लेक्चर की जरूरत भी नहीं है। लेकिन जब वो यूथ से ओल्ड एज की तरफ जा रहा होता है, 50, 55, 65, तो उस वक्त उससे ऐसे लगता है कि जैसे अब डेथ तो एक ऐसी हकीकत है कि जिससे हम छुटकारा नहीं पा सकते। वो कहता है मैंने क्या करना करके इस दुनिया को छोड़कर मैंने चले जाना है। मायूसी भी नहीं है, एक हकीकत है, और मौत एक ऐसी अटल हकीकत है जिससे इंसान जान नहीं छुड़ा सकता। वो कहता है कि यार मुझे क्या जरूरत है, मैं ये बिल्डिंग बनाता रहूं या इतनी दौलत इकट्ठी करूं या इतनी शोहरत की भी मुझे क्या जरूरत है। और उसे ऐसे फील होता है कि मुझे जैसे अब किसी मोटिवेशन की या मुझे किसी मोटिवेशन लेक्चर की कोई जरूरत नहीं रही है। आखिरकार तो हर एक चीज का अंजाम जो है वो डेथ ही है। अब सर ऐसे लोगों के लिए आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ी होंगी, तो काइंडली गाइड कीजिएगा कि वो अपनी साइको को कैसे चेंज कर सकते हैं, इस बारे में काइंडली बताइएगा। बहुत शुक्रिया अमजद साहब, वेरी नाइस क्वेश्चन। मैं इसे एड्रेस कर देता हूँ। असल में मैं चाहूंगा ये क्वेश्चन क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग है और इस पे मेरा एक्सपोजर बड़ा मजे का है, क्योंकि बड़ा मेरा वास्ता जो है वो ओल्ड एज लोगों से, रिटायर लोगों से भी बहुत ज्यादा रहा है। और गाहे बगाहे मैं ढूंढता भी हूँ। मेरी फेवरेट कह लीजिए एक हॉबी भी है, चुप करके मैं जो बड़े बड़े सीनियर, बड़े बड़े क्लासिकल किस्म के रिटायर्ड लोग हैं उनके पास बैठ के उनके विजडम्स को भी लर्न करता हूँ, सीखता हूँ उनसे। अच्छा सर, याद रखिएगा, होप के लिए जरूरी है फ्यूचर। इस फॉर्मूले को जरा समझिएगा, ये बड़ा अहम फॉर्मूला है और ये सारी जिंदगी काम आएगा आपके। होप के लिए जरूरी है फ्यूचर। बच्चे के पास, यंग बंदे के पास सिर्फ फ्यूचर होता है, और जिसके पास फ्यूचर है उसके पास होप खुद ही होगी। यानी जिसका कल है और कल पड़ा हुआ है अभी, उसके पास होप होगी। उम्र गुजरने के साथ साथ आपके पास सिर्फ माजी होता है, यादें, तज़किरे, कितना कमाल था, मैं यंग था, अभी पढ़ रहे थे, ये कल की बात है, स्कूल थे, कल की बात है, कॉलेज थे, ये कल की बात है, जॉब शुरू हुई थी, ये शादी हुई थी, यार वालिद साहब क्या कंपनी थी, अब्बा जी अल्लाह गरीक रहमत। ये बातें हमारे पास रह जाती हैं और करते करते माजी रह जाता है, मुस्तकबिल कोई नहीं होता। सर जब भी आपके पास मुस्तकबिल नहीं है तो होप आपकी नीचे चली जाएगी, आपके लिए कुछ नया नहीं रहेगा। दो कुलियां इसकी। एक कुलिया तो यहाँ पर हमारे पास ही किसी जमाने में मेरे उस्ताद इशफाक अहमद साहब 121 मॉडल टाउन रहा करते थे, अरफा करीम के बिल्कुल पास। 121 मॉडल टाउन, अल्लाह गरीक रहमत करे। वो कहा करते थे यार कभी अपने अंदर का बच्चा ना मरने देना। यानी आप बूढ़े हो जाओ लेकिन अंदर का बच्चा रहे कायम। हमने एक दिन इशफाक साहब से कहा अंदर का बच्चा क्या होता है, तो मान लगे तजस्सुस का नाम है बच्चा, ये लर्निंग के एटीट्यूड का नाम है बच्चा, अभी बहुत कुछ सीखना है इसका नाम है बच्चा। लाइफ गुजारने का एक क्लासिकल जो तरीका है ना वो ये है कि यंग हो तो आपके दोस्त ओल्ड एज हो, विजडम बड़ा मिलेगा, जिंदगी गुजारने के बेस्ट प्रिंसिपल्स मिल जाएंगे। मैं अगर आपको कहूं, मैं अपने ना कुछ सालों बाद में ढूंढता हूं मेरे पे सबसे असर इन सालों में किसका पड़ा है। तो मैं ये पिछले 2-3 सालों में मेरे बोर्ड के एक बड़े अहम मेंबर हैं, क्योंकि मैं हाई कोर्ट पढ़ा रहा था तो वो चीफ जस्टिस थे, हिज नेम इज जस्टिस अनवारुल हक साहब। वो रिटायर हुए, उन्होंने मुझे ज्वाइन कर लिया, मेरे दफ्तर को ज्वाइन कर लिया। एक विंग उन्होंने संभाल लिया एडीआर का, आस्क के नाम से। और मेरा बड़ा टाइम, हर हफ्ते मेरी मुलाकात, एक लंच इकट्ठा, कभी डिनर इकट्ठा, कभी ट्रेवल इकट्ठा। तो मैंने देखा मेरे पे एक बड़ा असर इन सालों में, 2-3 सालों में उनका पड़ा है। फिर मेरी हफ्ते में एक दिन मुलाकात होती है जुमेरात वाले दिन सरफराज शाह साहब से, इज वन ऑफ द बेस्ट मेंटोर। मेरी बेशुमार उनके साथ वीडियोस भी हैं, बड़े कमाल सूफी इंसान है, विजडमफुल दरवेश इंसान, और एक 52 ईयर का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। मतलब एक ऐसा उस्ताद जो, दरवेश उस्ताद तो है ही, लेकिन उनका कॉर्पोरेट का, सिविल सर्विसेज का इदारों में सर्व करने का 52 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो मुझे बड़ा विजडम उनसे मिला। तो अपनी जिंदगी में हर दौर में सीखने के सोर्स रहने चाहिए। तो मैंने कहा कि जब यंग है तो ओल्ड एज पकड़ें, और जब आप ओल्ड एज हो गए तो यंग पकड़ लें। तो इनमें से कई बाबों से मैंने पूछा कि आपको मेरे से क्या मिला। वो कहते हैं यार तुम मॉडर्न जमाने के बंदे हो, ये यंग लोग जो मॉडर्न है, इनसे मॉडर्न चीजें बड़ी पता लग जाती हैं। तो एक तो अंदर का बच्चा जिंदा रहना चाहिए। सर दूसरा, सर मैंने बड़ा एक बड़े वसूख से बात कहता हूं, जिस बंदे ने डिलीवर किया है
और डिलीवर करके कंट्रीब्यूट करके अपने बाल सफेद किए हैं, सर वो बुढ़ापे में भी खुश होगा, उसका बुढ़ापा बड़ा खुशगवार होगा, क्योंकि उसका ईमान और यकीन होगा कि इसके बाद जिंदगी जो है अल्लाह ने मुझे इसका सिला देना है। जो मैंने पीछे बंदा अपनी थकान उतारने के लिए पीछे मुड़ के देखता है, तो वो जैसे कहते हैं दिन की थकान नींद से उतरती है, जिंदगी की थकान उतरती है मौत से। आपको यकीन होता है कि अब मैंने अगर जाना है तो जो कुछ मैंने किया है इसका रिवार्ड मेरे अल्लाह ने जरूर मुझे देना है। आपको अल्लाह के करम और फजल पे यकीन होता है, और वो जो बैटल फील्ड आपने विन की होती है, वो जो डिलीवर किया होता है अपनी प्रोफेसरी और टीचिंग की वजह से, अपने काम की वजह से, वो इत्मीनान कल्ब आप पे नाजिल होता है, अल्लाह आपको देता है इत्मीनान कल्ब। सो दो जरिए हैं, अंदर का बच्चा इन लर्निंग एटीट्यूड कायम रखिए और अपने काम को दी बेस्ट कीजिए। और अगर आपका वास्ता किसी एजिड बंदे के साथ पड़ गया है, हमारे वालदैन बूढ़े हो जाते हैं, बड़ा प्रॉब्लम होता है उनकी होप को कायम रखना, उनको एक्टिविटीज दीजिए जी, उनको कोई ना कोई असाइनमेंट दीजिए। वो अगर आप उनको बिजी नहीं रखेंगे तो डिप्रेशन जो है वो बड़ी तेजी के साथ उनको ले जाएगा। उम्मीद बड़ी जरूरी है। एक किताब में भूल गया था उम्मीद पे ही, मैन सर्च ऑफ मीनिंग, वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक है, 140 सफ़ों की छोटी सी किताब है, मैन सर्च ऑफ मीनिंग बाय विक्टर फ्रैंकल। बड़ी कमाल की किताब है। इस कोविड में तो मैंने इसको वीडियोस में पढ़ाना शुरू किया कि लोगों की जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो, क्योंकि आप जानते हैं कोविड जब आया था तो खौफ बहुत ज्यादा था, अमवात नहीं थी। अब तो कैजुअल हो चुका है, लोग बड़े इसके साथ घुल मिल गए हुए। तो मैं इस किताब को बड़ा रिकमेंड करता था, मैन सर्च ऑफ मीनिंग। ये बड़ी शानदार किताब है जो बताती है कि बंदा उम्मीद खत्म होने से मर जाता है, ये उम्मीद हमेशा कायम रहनी चाहिए। कल पे यकीन, खुदा पे यकीन, कल पे यकीन है, ये वासिफ साहब का जुमला है। और आपका कल पे अगर यकीन नहीं है तो फिर मेहनत जज्बा कोई चीज नहीं है। ये सेशन में अगर कुछ अच्छा था उसकी वजह कल पे यकीन था। ये सारे जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जो मुझे सुन रहे हैं, मेरे दोस्त भाई, मेरे प्रोफेशन के लोग, मेरा यकीन था कि ये कुछ डिलीवर करेंगे, हम सब मिलके कोई अपना हिस्सा शामिल कर सकेंगे बेहतरी में। जी सर, अमजद साहब शुक्रिया। और कोई सवाल जी? अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरी बात आ रही है? जी वालेकुम सलाम सर। नज़ीर बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल से। सर आपका लेक्चर माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा था और बड़ा अच्छा लगा। सिर्फ एक क्वेश्चन मैंने आपसे करना है, और क्वेश्चन को यूँ समझने कि आपकी वसासत से एक मैसेज डिलीवर करवाना चाह रहा हूँ। मैं सर जब क्लास में जाता हूँ तो मेरी ये नीयत होती है कि मैं इस क्लास से ना सवाब भी हासिल करूँगा, मेरी आखिरत बनेगी। तो क्या ये मैं सही कर रहा हूँ? नंबर 1। नंबर 2 सर, इंस्पिरेशन के लिए ये है कि मेरी एज जो है वो 46 हो चुकी है, और आई हैव 7 किड्स, 2 मेरे बेटे हैं, 5 बेटियां हैं। तो अभी मैंने, बेटी मेरी जो है वो एमफिल में दाखिले के लिए जो है कोशिश कर रही है। तो देन आई डिसाइडेड कि मुझे पीआईटी में दाखिला लेना चाहिए। तो अब मैंने पीआईटी में दाखिला ले लिया सर। मेरी ये दुआ कीजिएगा कि वो उसको मैं कंप्लीट कर लूँ। तो सर ये 2 चीज़ें आपसे शेयर करनी थी, और मुझे इसके बारे में आप काइंडली बताइए। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी बेस्ट विशेस हैं। बड़ी खुशकिस्मती होती है कि वालिद भी पढ़ रहा हो और बच्चे भी साथ कहीं पढ़ रहे हो। अगर घर का माहौल लर्निंग का है, मैं कहता हूँ खुशकिस्मत घर वो है जहाँ लाइब्रेरी है, खुशकिस्मत घर वो है जहाँ पर कोई लर्निंग को डिस्कशन होती है, खुशकिस्मत घर वो है जहाँ हर वक्त कोई कोर्स चल रहा होता है, कोई क्लास ऑनलाइन चल रही होती है, कुछ ना कुछ। ये रौनक है बड़ी जी। और आज मॉडर्न जमाने में तो देखे ना, बच्चे जो हैं वो, मेरा बेटा जो है वो, उसने यंग बॉय 8th क्लास में, 9th में चला गया, तो पिछले साल उसने ई कॉमर्स के कोर्सेज किए हैं। और आज मैं चेयरमैन साहब को बता रहा था कि उसने फर्स्ट अर्निंग छोटी सी आई है, 2400 रुपया, 13.5-14 साल के बच्चे की। तो उसने कल रात को मुझे कहा कि पापा ये मेरी तरफ से, ये आपके लिए हैं। तो मैंने शाबाशी दी, मैंने कहा आप कासिम अली शाह बनने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि मैंने भी जब पहली अर्निंग की थी तो अपने वालिद को पैसे पेश किए थे वो, लेकिन मेरी उम्र तब कुछ 18 साल थी। तो आज जमाना बदला है, 13-14 साल का बच्चा भी अर्न कर रहा है। तो एक तो खुशकिस्मती है नज़ीर साहब आपकी कि आपके बच्चे भी साथ पढ़ ही रहे हैं, और आप वो भी। दूसरा सर देखें, अल्लाह ने नियत में भाग रखे होते हैं। हमारे उस्ताद, हमारे दरवेश, हमारे बाबे, जिन मेरी बड़ी कंपनी रही, इशफाक साहब से, वासिफ साहब से मिल नहीं सका, उनकी किताबें पढ़ी, सरफराज शाह साहब से, इरफानुल हक साहब से, मैंने इन सब से एक लेसन, एक बड़ा जिंदगी का सीक्रेट समझा। ये सब ये मानते हैं कि मुस्तकबिल नीयत में पिन्हा है, मुस्तकबिल नीयत में छुपा होता है। आप अगर कल को जानना चाहते हैं तो कल का जवाब नीयत है, और बदनीति की फौरी सजा खौफ है। जितना बंदा बदनीयत होगा उसमें सेल्फ डाउट होगा, उसमें शक होगा, उसमें खदशे होंगे, उसमें खौफ होगा। सो मेरी आपसे गुजारिश है
कि अपनी नीयत को खालिस रखें, नीयत पे काम करें। जितना इखलास होगा सर, इस काम में पीरों से ज्यादा इज्जत मिलती है, खुदा की कसम। इस काम में बादशाह नहीं सोच सकता जो रिस्पेक्ट आपको मिलती है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते ये क्या कमाल का प्रोफेशन है। बशर्ते बंदे को पढ़ाना आता हो, बशर्ते बंदा मुआवजे की परवाह से भी आजाद होकर पढ़ाने लग पड़े, अल्लाह इसमें जहान के रंग लगा देता है आपको। जी सर, कोई और सवाल? लास्ट क्वेश्चन आसिफ साहब, मैं चाहूंगा, वक्त की किल्लत के बायस से मैं लास्ट क्वेश्चन कह रहा हूँ। नजर फरीद साहब हैं जी, गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज लाहौर से जी। नजर फरीद साहब, आप अपना काइंडली माइक ऑन कीजिए। शायद मेरी आवाज नहीं जा रही। अब्दुल हफीज साहब हैं जी। अब्दुल हफीज साहब, आपको आवाज आ रही है? जी, अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। जी वालेकुम। एक छोटा सा पर्सनल, आपने ना बार बार अशफाक साहब का जिक्र किया है, तो मैं पूछना चाह रहा था कि उनकी महाफिल में कभी आपकी कुदरतुल्लाह शहाब साहब और मुमताज मुफ्ती साहब से भी मुलाकात हुई, उनसे भी लर्न करने का मौका मिला? बहुत शुक्रिया अब्दुल हफीज साहब। अच्छा, ऐसा है सर कि मेरी एज इस वक्त जो है वो 42 साल के करीब है, और इशफाक साहब से मेरी जो मुलाकात है वो 2001 की है गालिबन, और कुदरतुल्लाह शहाब साहब 1987 में या 88 में उनका इंतकाल हो गया था, यानी तब मेरी उम्र को 7 साल होगी सर, तो मैं तो सर उनसे नहीं मिल सका। मुमताज मुफ्ती साहब भी को 95 में गालिबन उनका इंतकाल हो गया है, और वो भी अगेन हमारा ज़माना को मैट्रिक इंटर का ज़माना था, मैट्रिक का शायद 8th या मिडिल या मैट्रिक में थे, तब हम बिल्कुल वाकिफ नहीं थे। किताबें मैंने इनकी कुछ पढ़ी थी, मैट्रिक और इंटरमीडिएट में मैंने अलख नगरी और ओखे ओलड़े तलाश लब्बैक ये किताबें मैंने पढ़ दी थी। मेरे लिए ये भी एजाज की बात है कि इस साल का जो मुमताज मुफ्ती अवार्ड है वो मुझे इस साल मिला है। एनुअल एक अवार्ड दिया जाता है मुफ्ती साहब के नाम से, अवार्ड, वो मेडल मुझे मिला, और मैं इन सबको बड़ा इंसान मानता हूँ। इन्होंने सोसाइटी के राय आमा पे बड़ा काम किया, बानो कुदसिया का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो वो जो चंद मुलाकातें हैं मेरी इशफाक साहब से, चंद मुलाकातें हैं जी, वो फिर जब चंद होती हैं तो ज्यादा याद रहती हैं आपको। जब आप मिले किसी से बहुत ज्यादा हो तो फिर कैजुअल हो जाते हैं आप, चंद हो तो वो सारी यादें, सारी बातें आपको फिर याद रहती हैं। तो ये सब बड़े लोग थे, ये बड़े उस्ताद थे। मैंने इशफाक साहब से एक बहुत बड़ा सबक सीखा, ये मैं सुना के तो फिर इख्तिताम कर रहा हूँ। आज मेरे दफ्तर में, मैं आप सबको जी इनवाइट कर रहा हूँ, कभी आप लाहौर आए या लाहौर में हैं तो आप कभी जरूर आइए, मुझे बड़ी खुशी होगी। मैं आसिफ साहब रिक्वेस्ट करूंगा बिला तकल्लुफ मेरा सेल फोन भी शेयर कर दीजिएगा, मेरा सेल नंबर इनके साथ आप शेयर कर दीजिएगा, मुझे कोई एतराज नहीं है, मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरे से रब्ता भी कर सकते हैं। तो आप, मेरा जो लेसन इशफाक साहब से मैंने सीखा और वो मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ प्रैक्टिकली, कि इशफाक साहब के पास जब हम जाते थे, हमें ये मौसम बड़ा अच्छा है तो कॉफी पकोड़े मिल जाते थे, कम से कम कॉफी पीते थे, चाय पीते थे, पकोड़े, बात सुनते थे, उठ जाते थे। तो मेरे दफ्तर में यही कल्चर है, हम लंगर जरूर देते हैं, हम खिलाते पिलाते अच्छे हैं। बात से को मुत्तफिक है कि नहीं है सर, प्यार करना आना चाहिए। और रूमी का ये जुमला, अरब रुपये का जुमला है, तुम्हारे इल्म ने अगर तुम्हें अदब नहीं सिखाया, आदाब नहीं सिखाया, एहतराम नहीं सिखाया, फिर जाहिल तुमसे बेहतर है। अगर तुम्हारा इल्म तुम्हें प्यार करना नहीं सिखाता, इंसान की कदर करना नहीं सिखाता, तो पीएचडी एमफिल का कोई फायदा नहीं है। और उस्ताद का लंगर सोच का लंगर भी है, उसका हाथ भी थोड़ा खुला होना चाहिए। उस्ताद एक सखी इंसान होता है, अगर वो सखी नहीं है तो फिर बड़ा इंसान नहीं है। इंशाल्लाह जी आने वाले दिनों में आपसे मुलाकात होती है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। थैंक यू वेरी मच सर। शाह साहब, वी आर रियली थैंकफुल टू यू। आप हमेशा हमें मोहब्बत के साथ ज्वाइन करते हैं, जब भी हम आपसे को बुलाते हैं, तो आपका बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच।